प्रीवियस क्लास में हम लोग ग्रेविटेशन में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेरिवेशन देख लिए थे, ठीक है, और हम लोग वैल्यू डिटरमाइन किए थे अर्थ के सरफेस पे। इसके अलावा हम लोग ये डिस्कस किए थे कि किस तरह ये वैरी करता है एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी एल्टीट्यूड के साथ एज वेल एज डेप्थ के साथ। और हम लोग बेसिकली डिफरेंस देखे थे स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंस हम लोग देखे थे। इसके अलावा हम लोग देखे थे केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के बारे में, और केपलर लॉ में ये बताया गया था कि फर्स्ट लॉ में जो जो भी प्लैनेट्स होता है, ऑल प्लैनेट्स, वो एक सन के अराउंड रिवॉल्व करता है किसी इलिप्टिकल ऑर्बिट पे, और सन उसके किसी एक फोकस पे लाई करता है, मतलब उस इलिप्स के किसी एक फोकस पे लाई करेगा सन, और प्लैनेट हमेशा रिवॉल्व करेगा राउंड द इलिप्टिकल ऑर्बिट, एंड सन जो होगा वो किसी एक फोकस पे होगा। सेकेंड लॉ में ये बताया गया कि लाइन ज्वाइनिंग ऑफ एनी प्लैनेट टू द सन, अगर हम लोग सन से किसी भी प्लैनेट्स के पोजीशन का लाइन ज्वाइनिंग करेंगे तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्विप्ट आउट करेगा, स्विप्स करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड लॉ या फिर लॉ ऑफ एरिया। और थर्ड में बोला गया स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड जो होगा किसी प्लैनेट का, वो सन के अराउंड हमेशा प्रोपोर्शनल होगा क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस पता ही है, इलिप्स का ये वाला पार्ट, मतलब सेंटर से लेके मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का हाफ बोल सकते हैं हम लोग, सेमी मेजर एक्सिस। फिर हम लोग कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए थे बेसिक कैलकुलेशन पे, जैसे फोर्स निकालने का या डिस्टेंस को डबल कर दे फोर्स कैसे चेंज होगा। इसके अलावा हम लोग डेप्थ और हाइट की वजह से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू फाइंड आउट किए थे, और हम लोग वेट और मास में डिफरेंस देखे थे। तो आज हम लोग ग्रेविटेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना जरूरी था, और अगला क्लास में फिर हम लोग साउंड स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज हम लोग ग्रेविटेशन का लास्ट क्लास रखते हैं, और इसमें जितना भी डिस्कशन हो सके प्रॉब्लम का हम लोग करेंगे, ठीक है। तुम ही लोग को बनाने के लिए भी देंगे, तो सॉल्व करना, ठीक है। चलो तो पहला क्वेश्चन लोग करते हैं, ठीक। हम लोग एक नया पेज ले लेते हैं यहाँ पे। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछना, और इतना अच्छे से पढ़ लेना, इतना पढ़ाए हैं, ठीक है। उसका होमवर्क ये करने बोले थे एनसीईआरटी से या फिर साइड बुक से या बुकलेट से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, जितना टॉपिक पढ़ा है सभी का ग्रेविटेशन से पूरा, ठीक है। तो ये होगा ग्रेविटेशन का लेक्चर 3, ग्रेविटेशन लेक्चर 3, ठीक है। चलो तो ग्रेविटेशन लेक्चर 3 में हम लोग डिस्कस करते थोड़ा सा प्रॉब्लम के बारे में। कुछ प्रॉब्लम्स है जैसे कि फोर्स से रिलेटेड, और कुछ प्रॉब्लम है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग को इसको ट्राई करो। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक, एट अ हाइट at a height 64 kilometer above the surface, ठीक है, above the surface of the earth, ठीक है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू फाइंड आउट करना है अर्थ सरफेस से 64 किलोमीटर अबव, और यहाँ पे बोला गया इफ जी ऑन द अर्थ सरफेस, if g on the earth surface
इज 9.8, तो डेफिनेटली अर्थ सरफेस हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ भी दिया हुआ है, ऑल्सो रेडियस ऑफ द अर्थ भी दिया हुआ है, जानते हैं हम लोग 6400 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द अर्थ दिया गया है कितना, 6400 किलोमीटर, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चंस है इसमें, मतलब एक क्वेश्चन है पहले, इसको सॉल्व करो। इस पे निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू। तो डेफिनेटली इसमें हम लोग यूज करेंगे उसी फॉर्मूले का जो हम लोग अभी देखे थे कि एल्टीट्यूड के साथ किस तरह वैरी करता है, ठीक है। इसको चलो सॉल्व करो, आंसर बोलना, सभी लोग आंसर बोलना, ठीक। ये फॉर्मूला का हम लोग बहुत बार डिस्कशन किए हैं, कल भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए थे। आंसर बोलना कितना आ रहा है। आंसर बोलना, ठीक है, फिर सॉल्व कर लो। 2 मिनट्स टाइम दे रहे इसके लिए, बोलना, ठीक, आंसर आएगा तो। सिखाया है, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। 9.607 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 607, 606.07, हाँ सही है, 6.07 आना चाहिए ना। एक बार चेक कर लेते हैं। कम होगा 6 पॉइंट, लेकिन ज्यादा कम हो गया, 9 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। थोड़ा गड़बड़ तो लग रहा है, नहीं नहीं। 9.607। हाँ 9.6 इज द राइट आंसर, वेरी गुड। 9 पॉइंट आएगा ना, 9.607, 9.8 से थोड़ा कम हो जाएगा, तो 9.6 सही आंसर है, ठीक है। 9.6 इज द राइट आंसर, ठीक है, वेरी गुड। बाकी लोग भी बनाए हैं, तो सिंपल सा जो फॉर्मूला यूज किया उसको लगाओ यहाँ पे, ठीक है। हाइट के साथ, हाइट के साथ क्या होता है, हाइट के साथ वैल्यू हो जाता है, हाइट के साथ कितना होता है, जी डैश का वैल्यू हो जाएगा G1 - 2h/r। इसी को सॉल्व करना और क्या, तो लिख दो यहाँ पे, जी का वैल्यू 9.8 लेना है, 1 माइनस एल्टीट्यूड दिया हुआ है कितना, 64 किलोमीटर, तो 6400 किलोमीटर ही रहने दो, क्योंकि ये भी किलोमीटर में, तो किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा यूनिट, ठीक। तो इसको काटेंगे तो 1 से, मतलब 100 बचेगा, तो लिख दो 9.8, 199 हो जाएगा ना, 100 - 1/100, 99/100, तो जितना भी आएगा ऑलमोस्ट 9.6 के आसपास वैल्यू आएगा इसका, मतलब डेफिनेटली जी का वैल्यू घटेगा हाइट के साथ, ठीक। तो चलो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम लिखो, सभी लोग सॉल्व करना, तुम ही लोग को दे रहे बनाने के लिए, फिर हम सॉल्व करेंगे लास्ट में, ठीक है, मतलब नहीं बनेगा तो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो सब लोग। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा ट्राई करो, ठीक है। क्या बोला गया देखो, कंपेयर the acceleration due to gravity
ठीक, कंपेयर द एक्सेलेरेशन टू ग्रेविटी एट अ हाइट ऑफ 16 किलोमीटर। मतलब कंपेयर करना है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू को किसी हाइट 16 किलोमीटर पे अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, 16 किलोमीटर की हाइट पे अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, above the surface of the earth to that at 32 kilometer, to that at 32 kilometer below the surface। मतलब देखो किस पे कम आ रहा है किस में ज्यादा आ रहा है, दोनों पे डेफिनेटली 9 पॉइंट तो नहीं होगा, कम ही होगा, लेकिन दोनों के कंपैरिजन में कितना होगा, 32 किलोमीटर बिलो द सरफेस। तो एक बार डेप्थ पे लेना है, एक बार हाइट पे लेना है। 16 किलोमीटर हाइट पे और 32 किलोमीटर डेप्थ पे। डेप्थ का भी फॉर्मूला तुम लोग को पता होगा, ठीक है, कल ही हम लोग डिस्कस किए हैं। बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ मतलब डेप्थ, ठीक है। इसमें दिया गया गिवन द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 64, तो रेडियस को 6400 किलोमीटर ले लेना, अर्थ का रेडियस को, ठीक है, तो पता ही है। नहीं भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो अपने से भी ले सकते हैं हम लोग। चलो इसको बनाओ जल्दी से, आंसर बोलोगे, ठीक है। बना के आंसर बोलोगे जिसका भी आंसर आएगा। कितना है बोलो, किसी का आंसर? सर डेप्थ वाले का फॉर्मूला क्या था? डेप्थ वाले फॉर्मूला भूल गए हो? हाइट का हम लोग लिखते हैं g डैश इक्वल टू g1 माइनस h बाई आर, और डेप्थ का लिखते हैं g डैश इक्वल टू g1 माइनस 2h बाई आर। बस 2 एक टर्म आ जाता है, याद रखना काफी आसान है, ठीक है। बस एक 2 का टर्म आ जाता है, मतलब डेप्थ के लिए हो जाएगा g डैश इक्वल टू g1 माइनस 2h बाई आर, और हाइट में हो जाएगा g डैश इक्वल टू g1 माइनस h बाई आर। ठीक, तो कंपेयर कर लो कितना होगा। बोलना आंसर, ठीक है। 0.995। 0.995, अच्छा ठीक ठीक, चेक करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, 3, एक सेकंड रुको, हाँ चेक करके हम बताते हैं कितना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है ये, 54। अच्छा, ग्रेविटेशन, बस कैलकुलेशन अगर सही रहेगा तो आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। ग्रेविटेशन का 54, दोनों केस में जी सेम आएगा कंपेयर करने से। एल्टीट्यूड पे जितना वैल्यू आएगा, दोनों केस में सेम है। सेम आएगा ना, जितना एल्टीट्यूड में आ रहा है उतना ही डेप्थ में भी आ रहा है। मतलब जी डैश g1 इक्वल टू g2, देखो कैसे बनेगा। जैसे हम लोग जानते हैं, देखो डेप्थ के लिए रिजल्ट
पहले हम निकालते फॉर डेप्थ, सपोज फॉर डेप्थ, ठीक, क्या फॉर्मूला होता है, जी डैश, इसको 1 बोल दिए, ठीक, जी 1 माइनस 2h/r, यही तो होता है डेप्थ के लिए, ठीक, यही फॉर्मूला किसके लिए होता है, ये होता है डेप्थ के लिए, नहीं सॉरी, ये हाइट के लिए होता है, हम गलत लिख दिए, उल्टा लिख दिए थोड़ा, सॉरी, उसने बताया भी थे, थोड़ा हम बता दिए थे, ठीक है, ये हाइट के लिए होता है ना, 2 मतलब हाइट के लिए होगा, हम डेप्थ के लिए उसको बोल दिए थे उस समय, जस्ट रेसिप्रोकल बोल दिए थे, ये हाइट के लिए होता है, और डेप्थ में 2 नहीं होता है, तो फॉर डेप्थ क्या लिखेंगे, फॉर डेप्थ हो जाएगा g1 डैश, g2 डैश बोल दो इसको, g2 डैश नाम दे दो, g डेप्थ के लिए सिंपली हो जाएगा 1 माइनस h/r, ठीक, ये हो जाएगा डेप्थ के लिए। तो देखो यहाँ पे पहले हाइट जो है, हाइट के लिए हाइट दिया हुआ 6, h1 का वैल्यू तुम h1 मान लो इसको, हाइट को, ठीक, और h2 को मान लो डेप्थ, तो h1 दिया है 16 किलोमीटर, जबकि डेप्थ दिया है कितना, 32 किलोमीटर। तो देखो अगर हम लोग g1 डैश जो भी वैल्यू निकलेगा, हम लोग g का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक, दोनों में g का वैल्यू सेम होगा 9.8 सरफेस पे, यहाँ पे भी तो 2 इंटू h1 32 ही आएगा, ठीक, और देखो यहाँ पे भी कितना आएगा g2 डैश पे, g1 माइनस h2 डैश 32 है, 32/r, तो इससे क्या पता चला कंपेयर करने से, अगर वैल्यू हम लोग सॉल्व भी कर ले रख के, मतलब r 6400 किलोमीटर, g 9.8, जो भी वैल्यू आएगा, लेकिन दोनों वैल्यू कैसा होगा, सेम होगा, तो यहाँ बस कंपेयर करने बोला था, तो हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं इस रिजल्ट से, कि g1 डैश का जो वैल्यू है, दिस शुड बी इक्वल टू g2 डैश, बोलो समझ में आ गया, क्योंकि एक पे 16 था सर हाइट, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सॉल्व भी कर सकते हो, अगर तुमसे g1 g2 का वैल्यू पूछा तो सॉल्व कर लो, किसी एक को निकालो तो g2 भी मिल जाएगा, सॉल्व करो, ये सेम आएगा तो हम बता सकते हो, वैल्यू कर पूछा कितना आएगा, हाउ मच इज द वैल्यू, तो निकालो g1 या g2 डैश, दोनों तो सेम ही है, किसी एक का निकालो, 9.8 रख दो, ठीक, कोई निकाले है वैल्यू, ये 32 कर दो और कितना करो 6400, ठीक है, तो कितना बचेगा ये 2 टाइम्स, मतलब 200 बच जाएगा, है ना, सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व भी कर सकते हो, तो सर करके देखो सॉल्व, 0.995। 0.9 कैसा आएगा, उतना कम थोड़ी ना होगा, 9 पॉइंट कुछ ही, 9 पॉइंट समथिंग होगा, जमा 9.8। ठीक है ना, 0 पॉइंट कैसे आएगा, 9 से कुछ घटेगा, 9.6 9.7 ऐसा कुछ आ सकता है, सॉल्व करो ना, 199 को मल्टीप्लाई करो 9.8 से, बाई 200 कर दो, ठीक है, जितना आएगा उतना ही आंसर होगा, 9.8 इंटू 199 बाई 200, करके देखो कितना आ रहा है, तो 9.702। 9.702, ठीक है, तो इतना ही होगा वैल्यू, ठीक है, इतना ही मतलब हो जाएगा, 9.7 ऑलमोस्ट, सर 751 आ रहा है मेरा। हाँ 751, तो इसको जितना भी है 9.7 के आसपास दिखो तो चलेगा, 9.751, 9.75, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द आंसर, तो ये दोनों के लिए वही वैल्यू आएगा, ठीक है, तो उतना नहीं घटता है, मतलब 9.8 से सीधा 3.1 1.2 ऐसा नहीं हो जाएगा, वो मून पे होता है, मतलब 9.8 से 9.7 हो गया, 9.6 हो गया, 9.75 9.8 9.79 9.76 इस तरह होगा, मतलब बहुत स्लाइटली कम होता है, इसलिए हम लोग अप्रोक्सीमेटली जब थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, तो हम लोग 9.8 ही लेते हैं, लेकिन बहुत ऊपर जाएंगे तब डेफिनेटली घटेगा, ठीक है, तो इस तरह हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डेप्थ और हाइट के लिए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन लिखो, अपने से बनाओगे, ठीक, जैसे ये सब बना रहे हो ना, जल्दी जल्दी बनाओगे इस तरह, हाँ चलो ये वाला बनाओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बनाओ, इसमें दिया गया कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 90 kg, ठीक है, मास कितना है ऑब्जेक्ट का, 90 kg है, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 90 kg, if the mass of the Mars is 1/6 of the mass of the Earth,
क्या बोला गया? इफ द, इस क्वेश्चन को बनाओगे ठीक से, इफ द मास ऑफ द मार्स, है ना, मंगल ग्रह का जो मास है वो 1/6 है, वो 1/6 है, अर्थ के मास का 1/6 है द मास ऑफ द अर्थ। और कोई भी ऑब्जेक्ट का मास है 90 kg, तो मास इक्वल टू 90 लिखो, उसको पूरा अच्छे लिख लो। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 90 kg इफ द मास ऑफ द मार्स इज 1/6 ऑफ द मास ऑफ द अर्थ। मंगल ग्रह का मास अर्थ से, पृथ्वी से 1/6 है, ठीक है, 1/6 है। तो बताओ व्हाट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मास। तो ऑब्जेक्ट का वेट मार्स में कितना, मंगल में कितना होगा, ठीक है। व्हाट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सर वो शुरू में मास है या मार्स है? वो तो मास है, मास किसी ऑब्जेक्ट का मास है। जैसे मान लो एक हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, सपोज एक हम लोग बॉक्स ले लिए, बॉक्स, तो बॉक्स का मास अर्थ पे 90 kg दिखा रहा है। तो अगर बोला गया कि उसको मंगल ग्रह में ले जाएंगे तो उसका वेट कितना होगा, और कितना, मंगल ग्रह क्या है, पृथ्वी से 1/6 है, मतलब मंगल का ग्रह का जो मास है वो पृथ्वी के मास से 1/6 है। तो वेट क्या होगा उस ऑब्जेक्ट का, मतलब जिसका 90 kg मास है, उसका वेट कितना होगा मंगल ग्रह पे। व्हाट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक, ऑन द मार्स। मार्स पे कितना वेट होगा, सर ये क्वेश्चन है, बना 15 kg। कितना, 15। 15 kg। कितना जी एक्सिस ड्यू टू ग्रेविटी निकाल लिए हैं मार्स पे, कंपेयर कर दिए ना, कितना है 15 kg। 15 kg तो 15 kg तो गलत आंसर है, 15 kg नहीं होगा। 15 kg इज द रॉन्ग आंसर। उतना का नहीं कम होगा 15 kg, 90 kg से 15 kg नहीं हो जाएगा। ठीक से बनाओ, थोड़ा सोचो कैसे बनेगा। चलो हम टाइम दे रहे थोड़ा सा, बहुत इजी क्वेश्चन है ऐसे, ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस कैलकुलेशन चाहिए, तुम सब कंपैरिजन जानते ही हो। दे भी दिया है क्वेश्चन में एक चीज, यहाँ पे हिंट भी दे दिया गया। सर इसमें यूनिटरी मेथड नहीं लगा सकते? लगा सकते हो, यूनिटी मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है, उससे भी कर सकते हो। उससे तो 15 kg आ रहा है। 15 kg नहीं आएगा, गलत आंसर आ जा रहा है। इसमें देखो, एक चीज तो तुम जानते हो कि अर्थ पे जो वेट होगा वो होगा 19 to 9.8। तो तुम अगर एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू निकाल लेते हो मार्स पे, तब बस मास से मल्टीप्लाई कर देना। या फिर तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो तो मास ऑफ द अर्थ और मास ऑफ द मार्स में कंपैरिजन कर लो, 1/6 टाइम है, ठीक है। तो उस तरह कुछ दिमाग लगाओ कैसे बनेगा। है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन 15 kg आंसर नहीं होगा, 49.5 kg आंसर होगा। 15 kg रॉन्ग आंसर आ जा रहा है। ठीक है, हम बना दे रहे हैं इसको, 1 मिनट और देख लो। क्यों नहीं बन रहा है, इतना सिंपल क्वेश्चन है, ये तो मैथ्स टाइप का है।
इसमें फिजिक्स कहाँ लग रहा है, मैथ्स टाइप का है। चलो ठीक है, हम बता देते हैं। देखो इसमें क्या करोगे, इसमें एक ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है, ठीक। अब उस ऑब्जेक्ट का वेट हम लोग को पता है, तो ये तो गिवन है क्वेश्चन में। हम लोग अगर देखेंगे तो क्वेश्चन में ये गिवन है। क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कि जो मास का मास है उसको हम लोग m डैश बोल दिए। वो क्या होगा? वो होगा 1/6 होगा क्या, मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, मतलब मास ऑफ द डेफिनेटली ज्यादा है। 1/6 ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो अगर मास ऐसा है तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? तो अगर हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ द मास, तो भी क्या होगा, 1/6 हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। सर 40 kg। नहीं, 40 kg रॉन्ग आंसर, 49.5 न्यूटन आएगा। वेट पूछा था, वेट। ठीक है, वेट। मास तो वही रहेगा, मास से कांस्टेंट 90 kg मास तो रहेगा, वेट चेंज हो जाएगा। वेट क्यों चेंज होगा? क्योंकि जी वैरी कर इसीलिए। अब देखो वॉल्यूम जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। रेडियस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेडियस का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि v इक्वल टू क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, कोई स्फीयर का। तो अर्थ को हम लोग स्फीयर मान के ही काम करते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज को। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आर डैश होगा, आर डैश मतलब जो मास का रेडियस होगा उसका जो क्यूब होगा वो क्या होगा, 1/6 हो जाएगा रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक, अगर मास 1/6 है, डेफिनेटली वॉल्यूम भी 1/6 होगा, रेडियस भी 1/6 होगा। रेडियस क्यों 1/6 होगा? क्योंकि 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई कांस्टेंट होता है, बस आर क्यूब यहाँ पे वेरिएबल है। और मास क्या है? मास तो 1/6 था ही, तो मास के 1/6 की वजह से रेडियस भी 1/6 होगा रेडियस ऑफ द अर्थ के। तो ये चीज हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग जानते हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, gm/r²। ठीक है, gm/r²। तो बस g डैश को निकालो। तो अब r के जगह तुम क्या पुट करोगे, 1/6। तो g तो तुमको पता है, मास को हम लोग कंपेयर कर लिए, बस r कितना हो गया, r हो गया 1/6। तो 1/6 मतलब कितना, 1/6 r का स्क्वायर, यानी कि 1/36 r²। तो 36 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से g डैश निकाल लो। ठीक, इसको लिख दो ना r डैश, इसको m डैश r डैश लिख दो, r डैश का स्क्वायर। r डैश मतलब ये है, क्या बोलते हैं, इसका रेडियस, मार्स का रेडियस। तो यहाँ से तुम सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व कर लो। अब देखो ये चीज तुमको पता है 9.8 होता है, इसका हम लोग यूज कर देते डायरेक्ट। जैसे g इक्वल टू क्या होता है, gm/r²। तो g डैश क्या हो जाएगा, g डैश कितना हो जाएगा? बस हम लोग क्या कर रहे हैं, इस r डैश के जगह हम लोग 1/6 लिख देते हैं, 1/6 r। ठीक है, 1/6 r। तो gm/r², ठीक है, वो 1/6 से डिवाइड हो जाएगा, 36 से स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहां से काम करो, रुको, इसको ऐसे बना लो, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, इसको सिंपल वे बना लो थोड़ा। जैसे इसका वैल्यू जानते हो तुम, g इक्वल टू gm/r², ये अर्थ के लिए होता है, कितना होता है, ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग अब यहाँ पे अगर g डैश को निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो g डैश कितना होगा अपने पास, g डैश का हो जाएगा gm' डैश का स्क्वायर। m डैश कितना है, 1/6 टाइम m, और r डैश कितना है, 1/6 टाइम r। तो वैल्यू पुट कर दो। ठीक, यहाँ से देखो, तो g डैश तो कितना रखोगे, g तो सेम होगा, अब मास को रख दो 1/6
6 टाइम मास ऑफ द अर्थ, और रेडियस को रख दो 1/6 टाइम रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर, यानी इधर कितना बचा ऊपर, ऊपर बच गया 1/6 GM, और यहाँ क्या बच गया 1/36 R स्क्वायर। ठीक है, तो 36 कटेगा यहाँ से 6 टाइम्स, ठीक है ना, 6 टाइम्स कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा। अब देखो GM/R स्क्वायर तो 9.8 ही होता है, 9.8 को 6 से डिवाइड दे दो, ठीक है, 6 से डिवाइड दो, जितना होगा उतना ही तुम्हारा जी डैश हो जाएगा, क्योंकि GM/R स्क्वायर तो 9.8 होता है, तो मतलब जी डैश का वैल्यू जो है वो कितना हो गया, ऐसे भी उसको बोल सकते हैं, इस 9 को G लिख दिए, और 1/6 कितना होता है, 1/6 इज ऑलमोस्ट 0.55 है ना, 0.1/6, 6 को करेंगे तो 6 1 6, एक सेकेंड रुको यहाँ पे, हाँ इसको सॉल्व करने से इतना आ जाएगा ऑलमोस्ट, इसको सॉल्व करोगे ना तो ये वाला वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा तुम्हारा, जी से कंपेयर करोगे तो जी डैश इक्वल टू आ जाएगा कितना, 0.55 इंटू जी आ जाएगा, देखना करके 0.55 इंटू जी, मतलब 0.55 इंटू 9.8 आ जाएगा सॉल्व करने से, इतना हो जाएगा मास पे एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बस वेट निकाल दो, वेट क्या होता है m इंटू जी, तो मास कितना केजी दिया उस ऑब्जेक्ट का, मास दिया हुआ है 90 केजी, तो 90 ठीक है, 90 इंटू 0.55 इंटू 9.8, इसको सॉल्व करोगे जितना आएगा उतना आंसर है, उतना न्यूटन, तो इसको सॉल्व करके देखोगे तो तुम आ जाएगा आंसर 49.5 के आसपास, ठीक है, 49.5 न्यूटन के आसपास आंसर आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कितना 49.55 49.5 के आसपास, 49.5 न्यूटन, ये आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम था, इस तरह के प्रॉब्लम को तुम कंपैरिजन करके निकाल सकते हो, मतलब आर डैश की जगह आर का रख दो, जी डैश के एम का रख दो, सॉल्व कर दो, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है, 9 पॉइंट पता ही है क्या होता है, यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरह को सॉल्व करना है। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन और लिखो, इस तरह क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा, कोई भी साइड बुक में, एनसीईआरटी में तो इतना नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में काफी सिंपल क्वेश्चन सब है, मतलब फोर्स निकालने वाला, लेकिन थोड़ा बढ़िया लेवल का प्रॉब्लम करोगे तो दिनेश का जो, या फिर जो तुम लोग पढ़ते हो शांत या प्रदीप, जो भी पढ़ते हो शांत में मिल जाएगा बहुत अच्छे से, तो उस सब बुक से जरूर बना लेना एक बार क्वेश्चन सब, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और बनाओ, ये वाला ट्राई करो, बोल रहे एक सेकंड रुको, ये तो हो गया, हाँ ये करो क्वेश्चन, कैलकुलेट वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर लो, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी calculate the force of gravity between Earth between the Earth and Sun का मास दिया हुआ है 6 into 10 to the power 24 kg, ये अर्थ का मास होता है, ठीक है,
and the sun, और सन का मास दिया हुआ है 2 into 10 to the power 30 kg, ये सन का मास। तो और एवरेज डिस्टेंस दिया दोनों के बीच में, द एवरेज डिस्टेंस दिया है दोनों के बीच में 1.5 into 10 मीटर। ठीक है, तो चलो इसको बनाओ, ये सॉल्व करो। दोनों के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटी और सन के बीच force of gravity in Earth and the average distance between the two is 1.5 into the power 11. तो चलो इसको सॉल्व करो सभी लोग। सिंपल क्वेश्चन 3.557 into 10 to the power 22 Newton. 3.55 into 10 to the power 7। देखते हैं एक बार। ठीक है, इसमें बस कैलकुलेशन करना था, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं है। जिनका कैलकुलेशन सही होगा आंसर आ जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा बोरिंग टाइप का भी होता है, क्योंकि इसमें बस कैलकुलेशन करते रहना। तो एग्जाम में थोड़ा ज्यादा, अगर ज्यादा मतलब वैल्यू वाला डेटा दे दिया तो टाइम लग सकता है, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा। उसमें बस टेक्निक इंपॉर्टेंट है, उसमें डेटा ये वाला बता दीजिए ना एक बार। बता दे रहे हैं। इसमें बस तुम वो लगाओ ना, फोर्स F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 by r स्क्वायर, और सॉल्व करो। ऐसे हम सॉल्व कर दे रहे थे, आंसर एक बार बोल दे रहे हैं कितना है इसमें। आंसर क्या है? हाँ आंसर बोल दे रहे हैं, रुको। आंसर है 15 का ना, 15 का आंसर, एक का आंसर देखना पड़ रहा है। ये आंसर होगा 5 into, अच्छा नहीं रुको, इसमें आंसर दिया नहीं, हमको सॉल्व करना पड़ेगा। आंसर दिया नहीं, दूसरे क्वेश्चन का दिया है। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, बस फोर्स निकालोगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, कैपिटल G मास ऑफ द अर्थ इनटू मास ऑफ द सन, और दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो फोर्स होगा कितना, इसका वैल्यू कितना होता है कैपिटल G का, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 है ना कैपिटल G का वैल्यू। मास ऑफ द अर्थ कितना दिया है, 6 इंटू 10 टू द पावर 24। ठीक, और मास ऑफ द सन दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर 30। ठीक है, सोचो कितना हेवियर बॉडी है ये सब, तभी जाके फोर्स ऑफ ग्रेविटी पता चल रहा है हम लोग को। अगर ये बहुत लाइटर बॉडी होता, लाइटर बॉडी पे पता ही नहीं चलता फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस भी काफी ज्यादा है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 का स्क्वायर हो जाएगा। बस सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले पावर सॉल्व कर लेते हैं। -32 मतलब हो गया यहाँ पे 34, 54 - 11, 54 - 11 और 22 पर गया तो -22, तो कितना हो गया
यहाँ पे हो गया 50 माइनस 22 और माइनस ये मतलब माइनस 33, 54 माइनस 33, देख लेना कैलकुलेशन एक बार। हाँ 54 माइनस 33 तो 21 बचेगा ऊपर, माइन 10 पर 21। ठीक, 35 पॉइंट करके है क्या आंसर? आंसर नहीं दिया, हम बता दे रहे हैं, सॉल्व कर देते हैं। 34 पॉइंट कुछ into 10 to the power 21। ठीक है, मतलब हाँ सही है, कैलकुलेशन सही होगा तो सही रहेगा। हम चेक कर लेते हैं एक सेकंड को। इंटू 2 और 80.84 ऊपर आ रहा है, 80.04 और डिवाइड बाय आ जा रहा है 1.5 इंटू 1.5 यानी कि 2.25। हाँ 30 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 40 होता है 40 होता है 80 में, तो 80 पॉइंट अगर हम लोग 04 लेंगे, डिवाइड करेंगे उसको 2.25 से, तो यस आ जाएगा उतना, 30 पॉइंट समथिंग, 35.57, यस ठीक है। तो यहाँ से हमको आंसर मिल जाए कितना, 30। बहुत ज्यादा फोर्स मिल रहा है, देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जबकि इतना वीक फोर्स होने के बाद भी। क्यों इतना ज्यादा मिला? इसीलिए क्योंकि 10⁻21, ठीक, इतना न्यूटन। इसलिए इतना ज्यादा मिला क्योंकि बहुत हेवियर ऑब्जेक्ट है, सन भी इतना हेवियर है, अर्थ भी इतना हेवियर है, तो दोनों सेलेस्टियल बॉडीज का मास इतना ज्यादा है, तो वो एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, तभी जाके प्लैनेटरी मोशन हो पा रहा है, मतलब उसको होल्ड करके रखा है, ऐसे बोल सकते हैं। कोई लाइटर अगर ऑब्जेक्ट होता तो उसमें फोर्स का पता नहीं चलता, सिग्निफिकेंस कुछ। ठीक, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो आज हम प्रैक्टिस करा दिए इस तरह का सवाल सारा, एक बार स्टार्टिंग से देख लो। तो तुम लोग का काम ये है कि घर में बनाओगे, जो भी किताब अवेलेबल है बनाओगे। हम लोग जितना टाइम रहेगा पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, और बाकी तुम लोग का काम है कि इसको सॉल्व करना। चलो एक क्वेश्चन ये देते हैं, ठीक। ये गलती मत करना, मून में पता ही है कितना होता है जी का वैल्यू अर्थ के कंपैरिजन में। इसको लिखो, द मास ऑफ द बॉडी, द मास ऑफ द बॉडी the mass of the body, ठीक, is measured। नेक्स्ट क्लास से हम लोग साउंड स्टार्ट करेंगे, लास्ट टॉपिक होगा क्लास 9 का, ठीक। साउंड इज द लास्ट यूनिट। तो जो भी चीज पढ़ा चुके अब तक, फोर्स, वर्क एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, मैकेनिक्स में वो क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ मोशन, नहीं, लॉज ऑफ मोशन के पहले वाला जो मोशन, ठीक। तो वो सबको एक बार पढ़ लेना। बहुत कुछ तो नहीं है सिलेबस में 9th में, लेकिन जितना पढ़ा है उसका क्वेश्चन आंसर अच्छे से बनाओ और प्रैक्टिस करो एक बार। अभी बहुत टाइम भी है, इतना जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा हम लोग का, तो टाइम रहेगा, अच्छे से पढ़ाई करो। इफ इट इज टेकन ऑन द मून, its mass will be, तो A कितना हो जाएगा 12 kg, B हो जाएगा 2 kg, C हो जाएगा 6 kg। तो स्कूल में हाफ ईयरली पोर्शन मिल गया फिजिक्स का। कहाँ तक आ रहा है? सिर्फ 2 ही चैप्टर आ रहा है, मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। वाह, तो अच्छा है सर हम लोग का टेस्ट हो गया। क्या तुम लोग का टेस्ट, क्या टेस्ट हो गया? हाँ सर, कितना मार्क्स आया? अभी ग्रेड नहीं मिला है। कौन कौन चैप्टर पूछा गया था? मोशन, ग्रेविटेशन का कुछ पार्ट तक था और लॉज ऑफ मोशन था। सब तो बढ़िया, अच्छा गया ना टेस्ट? हाँ अच्छा सर, गया फुल कि है। नहीं? फुल आएगा, वाह वेरी गुड। ठीक है, इसको बनाओ। इसमें कुछ नहीं करना है, मास पूछा है, मास चेंज होता है क्या? मास कभी बदलता है? नो सर। बोलो कुछ, हाँ ना। मास बदलता है कभी? हाँ नहीं। या ना? सर। क्या बदलता है? वेट। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा तब? मून पे मास कितना ही रहेगा? 12 kg ही रहेगा। 6 बोल रहे, सॉरी 12 kg ही रहेगा, ठीक। सर अगर वेट रहता तो
वेट है तो बदल जाता। ग्रेविटेशन का वैल्यू क्या होता है, एक्सीडेंट ग्रेविटी का 6 टाइम घट जाता है। 9.8 को 6 से डिवाइड दे देना तो उतना वैल्यू हो जाएगा जी का मून पे। हम तो लिखवाए भी थे मून पे वैल्यू को 1 पॉइंट कितना होता है, हम लिखवाए थे एक बार जब क्लास में पढ़ाए थे ना, देखना लिखवाए होंगे। मून पे वैल्यू होता है 1.67 स्मॉल जी का वैल्यू। तो 1.67 को मास से मल्टीप्लाई कर देते तो वेट मून पे मिल जाता। ठीक, तो सब याद रखना। हाँ ये सब करो, याद रखोगे तो बार बार तुमको मतलब कंफ्यूज नहीं होगा। डायरेक्ट 1.6 में लिख देना, 1/6 टाइम होता है तो 9.8 को 6 से डिवाइड करोगे तो 1.67 आ जाएगा। तो सब चीज याद रहेगा तो जल्दी नहीं बन जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देते हैं। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तुम लोग देखना ना बना के, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई मतलब ये नहीं है। चलो एक अच्छा वाला हाइट डेप्थ का और एक क्वेश्चन बना लो। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ठीक on the surface of the earth is 9.8। सब लोग बनाओगे फिर? ठीक, इसको बहुत सिंपल क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू पहले पॉइंट एट डेप्थ at a depth of 2000 kilometer and at a height of 500 किलोमीटर। ठीक है, तो हाइट और डेप्थ पे निकाल दो जी कैपिटल स्मॉल जी का वैल्यू क्या होगा। एक में हो जाएगा हाइट में क्या होगा 2h/r, जी डैश इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 - 2h/r, और डेप्थ में हो जाएगा जी डैश इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 - h/r। तब तो प्रैक्टिस हो गया इतना सारा, फिर तो तुरंत बन जाना चाहिए। आराम से कैलकुलेशन करो, कोई गड़बड़ी नहीं, आराम से करो। सर पहला का 6.73। पहला का 6.73। अच्छा, देखो कितना कम हो गया जी का वैल्यू, क्योंकि काफी ऊपर चले गए हैं। 2000 किलोमीटर बहुत ज्यादा हाइट होता है ना, तो इसलिए 6 पॉइंट में आ गया, मतलब 9 से काफी कम हो गया। तो जी का वैल्यू रैपिडली डिक्रीज कर रहा है अब। ठीक है, फर्स्ट का कितना होगा 6 पॉइंट कितना 73 6.73 ना। क्वेश्चन नंबर क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 20 कितना है ये 27 प्रैक्टिस पेपर 1 का बता रहे हैं। प्रैक्टिस पेपर 1 की 2 कितना है, एक्सरसाइज से 2 का आंसर 28 का। हाँ 6.72 है। 9.03 मेरा 8.26 सेकंड। पहले का आंसर आएगा 6.72 है सबका। फर्स्ट आंसर आया है 6.72। यस सर। 73 आया है। हाँ जो भी हो ठीक है, फर्स्ट 7 to 7 3 में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, राउंड ऑफ करने से उतना ही आएगा।
तो पहले का आंसर है 6.72 या 73, और दूसरा का आंसर कितना है बताओ, किसी का है क्या दूसरे का? 8.26. 8.26. 8.26 आ रहा है सभी का, 8.42 दिया हुआ है। देखो तो 26 आ रहा है क्या सबका? 45 दिया हुआ है, सॉरी 42 बोल रहे, 45 दिया हुआ है। 26 तो कम आ जा रहा है ना। हाँ 4142 कुछ आता तो सही रहता, 45 से 26 तो काफी कम है। देखो बना के, शायद यहाँ भी गलत दे सकता है आंसर में, तो हाइट के लिए बनाओ। सर 8.26 आ रहा है। अच्छा तब ये 45 गलत दिया, रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है 26 इसको कर देते हैं हम लोग, कैलकुलेशन से कर लेना। हाइट के लिए क्या होगा, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h/r, 2h/r। ठीक, तो ये होगा 9.8। इसको सॉल्व नहीं कर रहे तुम लोग तो किए ही हो। हाइट लोगे 2000, रेडियस है 6400 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पे क्यों दे दिया ऐसे, यहाँ पे देना पड़ेगा ना 6400 किलोमीटर। ठीक है इसको सॉल्व कर लेना, तो सॉल्व करोगे पहला तो सही आंसर आया है 6.72, दूसरे का भी सभी का जब 8.26 आ रहा है तो ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक दिया होगा। जी डैश 1 माइनस h/r होता है बस, तो कितना हो गया जी डैश, जी डैश 9.8, जी मतलब 9.8, तो 1 माइनस 500 बाई सर 1 का 6400। 1 माइनस h/r होता है, सेकंड का 1 माइनस 2h/r। ओ सेकंड हाइट पूछा है ना, अच्छा पहला डेप्थ पूछा था ना। हाँ हाँ अच्छा, क्वेश्चन में पहला हमको लगा हाइट है, तो डेप्थ के लिए 2 मत करना। ठीक, हाँ यहाँ पे तो 2000 ठीक लिखे हैं, डायरेक्ट 2000 दिया है डेप्थ। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 2h ना हाइट के लिए, तो ये 2 टाइम्स कर दो, 1000 हो जाएगा। तो 9.8 1 माइनस 1000 बाई 6400, तो ये कट जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना। 10/64 तो मतलब 64, इसको सॉल्व करके देखना ये आ जाएगा, तो कितना बोल रहे हो 8.26 के आसपास ना। ठीक है, ठीक है तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये सब तो क्वेश्चन समझ गए हो है ना, बन जाएगा। इसी तरह का बोले ना 3-4 फॉर्मूला होगा, 3-4 फॉर्मूला याद रखना। देखो एक बार लिख देते कौन कौन सा फॉर्मूला, एक बार लिख देते हैं यहाँ पे नोट करके। तो कोई भी ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल बनाओगे, जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे बाहर नहीं जाएगा कुछ, और जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट वो इतना ही रहेगा। पहला F इक्वल टू क्या, जी m1 m2 बाय r², m1 मतलब पहला मास, m2 मतलब दूसरा मास, और r मतलब दोनों के बीच का सेपरेशन। अब इसमें मास में एक अर्थ हो सकता है, एक मून हो सकता है, 2 बॉडी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और जी का वैल्यू इसमें क्या लेते हैं हम लोग, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दूसरा फॉर्मूला जो यूज होगा वो है एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी वाला, g इक्वल टू gm/r²। ठीक है, जो अर्थ सरफेस पे कितना आएगा, अर्थ पे इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते कितना आएगा 9.8 सरफेस ऑफ द अर्थ पे। मून पे कितना होगा 1.67। मून पे क्या होता है, मून पे जो जी का वैल्यू होता है ना, वो होता है 1/6 ऑफ जी ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ से 1/6 टाइम छोटा होता है। तो ये सब बात याद रखना प्रॉब्लम बनाने में। फिर वेरिएशन वाला बताएं, वेरिएशन में पहला जो है हाइट के साथ, विथ हाइट। ठीक है, तो जी एस को हम लोग क्या लिखते हैं, जी 1 माइनस 2h/r, और विथ डेप्थ
-h/r, यही तो है और क्या। ये फॉर्मूला हो गया। और चौथा जो फॉर्मूला है वो है चौथा में फिर हाँ वेट वाला यूज कर लेना, mg। अब जैसे g वेरी करेगा वेट भी वेरी करेगा। बस ये 4 फॉर्मूला है जिससे पूरा चैप्टर बन जाएगा। अब थोड़ा बहुत कभी कभी तो यूज करना पड़ेगा डेंसिटी का। तो डेंसिटी जानते हो मास बाय वॉल्यूम होता है ना। वॉल्यूम को तुम लिखोगे अर्थ के लिए ए मास ऑफ द अर्थ इनटू 4/3 पाई r क्यूब, रेडियस ऑफ द अर्थ का क्यूब। ठीक है, जहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ क्यूब कितना लोगे 6400 किलोमीटर। तो इतना ही आसान चैप्टर है, डेरिवेशन सभी बहुत सिंपल है, फुल मार्क्स आ जाएगा। बस थोड़ा ध्यान से इसको सॉल्व करना। मास ऑफ द अर्थ होता है 6 × 10⁻24 kg। अगर ये दोनों कभी नहीं भी दिया हुआ रहेगा तो याद रखना ये दोनों, ठीक है, दोनों वैल्यू। सो दिया सम बेसिक 5 कौन फार्मूला। सा फॉर्मूला है? 5 का कौन सा फॉर्मूला? 5 डेंसिटी निकाले अर्थ का। ये डेंसिटी ऑफ द अर्थ लिए हैं, मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ अर्थ। कभी जरूरत पड़ सकता है डेंसिटी निकालने के लिए। जैसे तो क्या होगा, मास होगा अर्थ का, मास जो होता है, और वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब। r में रेडियस ले लेना, रेडियस का क्यूब, और मास में लेना 6 × 10⁻24 kg। किसी क्वेश्चन में डेंसिटी निकालने दे या वॉल्यूम से कंपेयर करने के लिए दे तो उस समय हम लोग नॉर्मली मास और वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। बाकी चारों फॉर्मूला लोग पढ़े अभी तुरंत, है ना। तो ये चारों फॉर्मूला से ही तो बनेगा, डेंसिटी को उतना नहीं पूछता है। ये 4 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा थ्योरी पार्ट में क्या क्या पढ़ोगे? थ्योरी पार्ट में देखो क्या क्या रहता है। ये तो हो गया न्यूमेरिकल पार्ट में फॉर्मूला यूज होगा। थ्योरी पार्ट में हम बता देते हैं, ठीक, एक बार। जिसके स्कूल में टेस्ट है तो अच्छे से एक दिन में तैयारी हो जाएगा इस चीज का, मतलब 1 या 2 दिन में अच्छे से अगर ध्यान से पढ़ोगे तो थ्योरी पार्ट में क्या पढ़ोगे? थ्योरी पार्ट में आएगा पहला क्वेश्चन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में, ठीक। यानी तुमको वो वाला फॉर्मूला के बारे में पूछेगा, ग्रेविटेशन लॉ के बारे में, ठीक है, ग्रेविटेशनल लॉ। तुमसे पूछेगा ये फॉर्मूला का स्टेटमेंट F = G m1 m2 r²। तुम जानते ही हो कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर तुमसे पूछेगा G क्या होता है, इसका मेथड बताइए कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो हम पढ़ाए होंगे क्लास में, देखना। तो ये पूछेगा, ठीक है। तीसरा क्या पूछेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, या ग्रेविटी का डेफिनेशन बताइए, या अर्थ के सरफेस के लिए डिफाइन कीजिए। यानी कि आप इसको निकालिए, इस फॉर्मूला को, इसको डिराइव कीजिए। यही सब तो पेटेंट क्वेश्चन होता है स्कूल में, और क्या, ठीक है। इसको डिराइव कीजिए, ये क्वेश्चन रहेगा। चौथा क्या रहेगा, वेरिएशन पूछेगा, लेकिन वेरिएशन का डेरिवेशन नहीं पूछेगा। क्लास 11 में पूछता है वेरिएशन का डेरिवेशन, बस वेरिएशन कैसे होता है वो पूछेगा। तुम अगर अपने मन से फॉर्मूला को लिख दोगे तो बहुत बढ़िया है। अगर तुमसे पूछे हाइट और डेप्थ के लिए, और पोल इक्वेटर में 6 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, ठीक है, तो वो भी तुम बता सकते हो। इसके अलावा एक पूछेगा केपलर लॉ, डिफरेंस ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशन। हाँ, केपलर लॉ। फिर पूछेगा जी और कैपिटल जी में क्या डिफरेंस है, सब हम पढ़ाए हैं क्लास में, बस इसको रिवाइज कर लेना। एक पूछेगा मास और वेट में क्या डिफरेंस है, ठीक। बस यही तो स्कूल का क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चंस, मतलब थ्योरी पार्ट और 4 फॉर्मूला में न्यूमेरिकल पार्ट, बस इतना कर लोगे तो। हाँ, वो सब चीज को ध्यान देना। मून पे कैसे, मून से तो जैसे वेट, एक ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन एक पूछे थे, वेट का कितना होगा दूसरे यहाँ पे क्या बोलते हैं प्लेनेट पे, तो उसके लिए कंपेयर करना ग्रेविटेशन को। मतलब जैसे 1/6 होता है मून पे, जनरली मून का ही पूछता है। किसी और प्लैनेट का पूछेगा तो वैल्यू दे देगा, कितना टाइम्स कम होगा वो दे देगा क्वेश्चन में। तो बस इतना ही चीज पढ़ोगे, ठीक। कितना टाइम लगेगा पढ़ने में? 1 से 2 घंटा, मैक्सिमम 2 आवर्स। अच्छे से पढ़ोगे तो 2 आवर्स में हो जाएगा। इतना कुछ पढ़ोगे तो पूरा ग्रेविटेशन कंप्लीट। अब तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा ड्यूटी अब ये है कि ये न्यूमेरिकल का जो पार्ट है यहाँ से होमवर्क बनाओगे पूरा। यहाँ से जितना हो सके होमवर्क बनाओगे। होमवर्क तुम एनसीईआरटी से भी बना सकते हो, ठीक। ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, 5-6 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन ज्यादा बेटर है कि तुम कोई साइड बुक से बनाना, जैसे कि
क्या पढ़ते हो, एस चांद पढ़ते हो ना, एस चांद हो गया, ठीक। या मान लो कुछ भी पढ़ते हो, प्रदीप उदीप भी है, या सिंगेज, जो भी है साइड बुक से बना देना, ठीक है, बुकलेट से भी तो मिल जाएगा, ठीक है। साइड बुक से बना देना या फिर जो मॉड्यूल है अपना, मॉड्यूल या बुकलेट उससे बना देना। तो इससे सॉल्व करना होमवर्क, एनसीईआरटी, साइड बुक या मॉड्यूल, ठीक। इससे सॉल्व कर लेना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और ये सब थियोरेटिकल पार्ट पढ़ लेना, इतना पढ़ाए हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक क्लास रखते हैं। ये सब ये टॉपिक हो गया, इस तरह क्वेश्चन और प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगला क्लास में लोग साउंड शुरू कर देंगे, तो उसके पहले होमवर्क जरूर करके आना, स्कूल में टेस्ट के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगा। और जितना भी किताब में जो भी क्वेश्चंस मिलेगा जरूर बनाओ। एक दिन बैठ के पूरा एस चांद से या दिनेश से या एनसीईआरटी से या फिर मॉड्यूल से जितना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव है, थियोरेटिकल क्वेश्चन किस तरह का है देख लेना, ठीक है। उसके बाद सॉल्व कर लेना, थ्योरी को मत लिखना उतना, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना, बस आंसर मिला देना, ठीक है। तो चलो आज यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में साउंड शुरू करेंगे, लास्ट यूनिट होगा 9 क्लास का।